अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ब्लड वेसल। आज हम बात करेंगे अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ क्या हैं? डिजीज़ ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड सर्कुलेशन आर टर्म्ड एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, या फिर ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इससे रिलेटेड तमाम डिजीज़ को हम कहेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ठीक है, इससे रिलेटेड तमाम डिजीज़ किस कैटेगरी में आएगी? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। अब इसमें कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट हम बात करें अबाउट थ्रोम्बस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। इससे पहले ये बात समझो कि अगर ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कर रहा है और ये ब्लड वेसल बिल्कुल ठीक है तो इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल के एंडोथीलियम में जो सबसे इंटरनल लेयर है सेल की, इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम की लेयर। ठीक है, एंडोथीलियम में कोई इंजरी हो गई किसी भी वजह से, तो अब क्या होगा? अब ब्लड यहाँ पर क्लॉट होना शुरू होगा। तो जब ये ब्लड क्लॉट होगा इट मीन्स कोई इंजरी हुई है वेसल वॉल में। अच्छा, अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंजरी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई फैक्टर आए, बाहर से कोई चीज़ आकर वेसल को इंजर करे, बल्कि ब्लड में मौजूद कुछ चीज़ें ब्लड वेसल को हार्म कर सकती है। जैसे कि क्या हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर हाई है ब्लड वेसल्स में, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है वेसल में, तो ये भी एक कॉज है, ये भी ब्लड वेसल्स की वॉल को इंजर कर सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये भी एंडोथीलियम को इंजर कर सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग में भी क्योंकि कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड वेसल को इंजर करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस, ये डायबिटीज़ में भी क्योंकि ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रहा होता है तो वो शुगर के मॉलिक्यूल्स वेसल वॉल को इंजर करते हैं। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी? वेसल वॉल को इंजर करेगी। अब जब वेसल वॉल इंजर होगी तो वहाँ पर क्लॉटिंग होगी, ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा, और ब्लड क्लॉट को ही हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बस क्या है? ब्लड क्लॉट। कहीं पर अगर वेसल में ब्लड क्लॉट हो गया तो हम कहेंगे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई, थ्रोम्बस बन गया। अब ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती कैसे, इस बात को हम समझते हैं। देखो, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये इसकी इंटरनल लाइनिंग है सेल की जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। ये ब्लड वेसल का एंडोथीलियम हो गया। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर अगर किसी पेशेंट में है, लाइक उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसे डायबिटीज़ है, या वो स्मोकिंग करता है, तो क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ब्लड में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेसल वॉल को इंजर कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? जो वेसल की एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम इंजर हो रही है। जब एंडोथीलियम इंजर होती है तो ब्लड में मौजूद लाइपोप्रोटीन, कौन सा लाइपोप्रोटीन? LDL। क्या है? LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके मॉलिक्यूल्स इस वेसल वॉल से निकल के, एंडोथीलियम से निकल के वेसल की वॉल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा LDL के साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी शामिल होता है। सेकेंड वाली जो पिक्चर है इसमें देख सकते हो, यहाँ से LDL और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? वेसल की वॉल में जमा हो रहे हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन अब यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, देख सकते हो इसने क्या किया? जो एंडोथीलियम है उसको पुश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वेसल का जो डायमीटर है वो कम हो गया। अभी एक्यूमुलेशन कंटिन्यू है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि एक एक्यूमुलेशन बन गई है, एक एग्रीगेशन बन गई है। इसे हम कहते हैं प्लाक। कौन सा प्लाक? एथेरोमेटस प्लाक। एथेरोमेटस प्लाक। और एथेरोमेटस प्लाक बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब यहाँ पर देख सकते हो प्लाक और ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स आते जा रहे हैं और ये प्लाक और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ? इसने एंडोथीलियम को रप्चर कर दिया। ठीक है, एंडोथीलियम यहाँ पर रप्चर हो चुका है। अब जब एंडोथीलियम डैमेज हो गया, रप्चर हो गया, तो अब यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग शुरू होगी। नॉर्मली जब ब्लड फ्लो करता है वो क्लॉट नहीं होता, लेकिन जब एंडोथीलियम डैमेज होती है
तब वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनना शुरू होता है। तो अब यहाँ पर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होगी, प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे और एक क्लॉट फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हुए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है। तो इस तरह से क्लॉट फॉर्मेशन होती है। अब क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से हुआ क्या कि ये जो आर्टरी का डायमीटर था ये बिल्कुल ही कम हो गया, एक तरह से आर्टरी ब्लॉक हो रही है। ठीक है, आर्टरी ब्लॉक हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू है, यहाँ पर ब्लड वेसल आ रही है और यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। तो अब ये क्लॉट इंक्रीज़ हो रहा है और इसने क्या किया, इस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हो गई, अब ब्लड आगे फ्लो नहीं कर रहा। तो अब इस टिश्यू के साथ क्या होगा, इस टिश्यू को अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल डेथ शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी थ्रोम्बस होगा ब्लड सप्लाई वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझो कि ये ब्लड एक जगह पर क्लॉट हो रहा है जिससे हम कह रहे हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब कभी कभी क्या होता है, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई, ठीक है, थ्रोम्बस फॉर्म हुआ। अब ब्लड फ्लो की वजह से ये थ्रोम्बस यहाँ से डिसलॉज हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है और ये इस तरह से अब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड के साथ फ्लो कर रहा है। जो क्लॉट था अब वो एक जगह पे स्टक नहीं है, अब वो अटैच नहीं है इस वॉल से, अब कहाँ पर आ चुका है, वो डिसलॉज हो चुका है और अब ये ब्लड फ्लो में आ चुका है, ब्लड फ्लो के साथ ये फ्लो कर रहा है। इसको हम कहते हैं एम्बोलाई। थ्रोम्बस क्या होता है, एक जगह पे क्लॉट का फॉर्म हो जाना। जब वो थ्रोम्बस सर्कुलेशन में आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए, तो उसी को हम कहेंगे एम्बोलाई। अब एम्बोलाई से क्या हो सकता है, थ्रोम्बस अगर एक जगह पर बना है तो ये इस जगह को कवर कर लेगा और ब्लड फ्लो रुक जाएगा। लेकिन जब एम्बोलाई बन गया ना थ्रोम्बस, जब वो सर्कुलेशन में आ गया तो क्या हो सकता है, फिर ये किसी भी टिश्यू में जा सकता है, किसी भी वेसल को ये एम्बोलाई जाकर स्टक कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पर थ्रोम्बस बना था, अब वो सर्कुलेशन में आ गया, मतलब कि अब वो एम्बोलाई बन चुका है। अब ये एम्बोलाई अगर स्मॉल वेसल में चला गया, जैसे कि ब्रेन की वेसल स्मॉल होती हैं, ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन के किसी वेसल में ये एम्बोलाई आ गया सर्कुलेशन के साथ और यहाँ पर आकर ये स्टक हो गया, क्योंकि वेसल स्मॉल है तो अब ये एम्बोलाई आगे नहीं जा रहा, अब ये यहाँ पर आकर स्टक हो गया। जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन का वो पार्ट जिसको ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, यहाँ पर सेल डेथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट नेक्रोस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डेथ शुरू हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, उर्दू में से हम कहते हैं फालिज। ठीक है, अब हमें पता है कि ब्रेन हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ब्रेन में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं कि ये एरिया हमारे फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब को कंट्रोल करेगा, उनके मसल्स को कंट्रोल करेगा, ब्रेन का ये वाला पोर्शन जो है वो लोअर लिम्ब को कंट्रोल करेगा, ये वाला पार्ट ब्रेन का हमारे स्पीच को कंट्रोल करेगा, इसके अलावा ये वाला पार्ट हमारे फेशियल मसल्स को कंट्रोल करेगा। इस तरह से ब्रेन में डिविजन्स होती हैं कि डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लड क्लॉट ऐसी जगह पर आ गया जिसने हमारे राइट अपर लिम्ब और राइट लोअर लिम्ब को कंट्रोल किया था। तो अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारा राइट अपर लिम्ब और राइट लोअर लिम्ब अब मूव नहीं कर सकते, अब वो पैरालाइज हो गए। तो यही होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स में कि उनकी क्या होती है, किसी की हाफ बॉडी, किसी के सिर्फ अपर लिम्स, किसी के सिर्फ लोअर लिम्स, डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है, तो उसका वो वाला लिम्ब फिर काम नहीं करता, वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया थ्रोम्बस क्या है, एम्बोलाई क्या है। अच्छा, जब हम एम्बोलाई कहते हैं ना तो इसका सिर्फ ब्लड क्लॉट मतलब नहीं होता, ये मतलब नहीं होता कि ब्लड क्लॉट अब सर्कुलेशन में आ गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए। अब चाहे वो ब्लड क्लॉट हो, ठीक है, क्या हो, वो ब्लड का क्लॉट हो मतलब कि थ्रोम्बस हो, या फिर एम्बोलाई एयर भी हो सकती है।
कि हमारे ब्लड वेसल में एयर आ जाए, वो भी सेम काम करता है। अच्छा, एयर हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, इसके अलावा कुछ फैटी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फैट के मॉलिक्यूल्स, ये भी जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो ये भी यही काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने बात की कि जो प्लाक बनता है इससे हम कहते हैं एथेरोमेटस प्लाक। इस प्लाक का नाम क्या है? एथेरोमेटस प्लाक। एथेरोमेटस प्लाक बनने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो, ब्लड वेसल की वॉल में लिपिड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेसल की वॉल है उसकी लेयर्स थिकन हो रही है, ठीक है, क्योंकि फैट जमा हो रहा है ना, तो वेसल की वॉल अब कैसी हो गई? थिक हो गई, और वेसल का डायमीटर नैरो हो गया। वेसल अब कैसे हो चुकी है? आर्टरी अब कैसी हो चुकी है? थिक हो चुकी है और नैरो हो गया इसका डायमीटर। इसे हम कहते हैं आर्टीरोस्क्लेरोसिस। फ़र्क है दोनों में, ये है आर्टीरो। आर्टीरो मतलब होता है आर्टरीज, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिक हो जाना, थिकनिंग, हार्डनिंग। तो क्योंकि एथेरोमेटस प्लाक की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज कैसी हो गई है? हार्डन हो गई है, थिक हो गई है। अब इसको हम क्या कहेंगे? आर्टीरोस्क्लेरोसिस। और ये है एथेरोस्क्लेरोसिस, इट मीन्स कि एथेरोमेटस प्लाक का बनना। ना अब हम बात कर रहे हैं अबाउट हार्ट प्रॉब्लम्स के हार्ट से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। देखो, अभी हमने बात की कि जब ब्लड वेसल में कोई थ्रोम्बस या एम्बोलाई आ जाता है तो क्या होता है? ब्लड सप्लाई उस टिश्यू के पास रुक जाती है, उससे आगे ब्लड नहीं जाता। अब अगर ऐसा हार्ट के साथ हो, ठीक है, हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड, उससे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब अगर किसी कोरोनरी आर्टरी में कोई थ्रोम्बस बन गया या कोई एम्बोलाई आकर स्टक हो गया, तो अब उस ब्लड वेसल से आगे ब्लड फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से जिस टिश्यू को ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी ब्लड, उस तक ब्लड नहीं जाएगा और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसके रिजल्ट में इस टिश्यू के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसके रिजल्ट में पेन जनरेट होगा, ठीक है, पेशेंट को पेन फील होगा चेस्ट में। इसे हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? चेस्ट पेन है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? हार्ट के मसल्स को ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ब्लड, यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्म हुआ और ब्लड सप्लाई यहाँ से रुक गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पोर्शन को ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रही थी, अब ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो क्या होगा? यहाँ पर जो टिश्यूज़ है उनकी सेल डेथ शुरू हो जाएगी, यहाँ पर जो मसल्स हैं वो डाई हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन का मतलब होता है जब कोई टिश्यू लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डाई हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी टिश्यू के पास ऑक्सीजन ना जाए और वहाँ पर सेल्स डाई हो जाएं, सेलुलर डेथ हो जाए, तो उस टिश्यू को हम कहते हैं इन्फार्क्ट। इसे हम कहेंगे इन्फार्क्शन। ये क्या हो गया? ये एक इन्फार्क्ट बन गया है, और क्योंकि ये बना है हार्ट में तो इसे हम कह रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स, देखो, हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करे और बॉडी के हर टिश्यू तक ब्लड जाए और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन सप्लाई करे, ठीक है। हार्ट को इतना ब्लड पंप करना है कि टिश्यूज़ की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफ़िल हो जाए, हर टिश्यू को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसको उतना ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन जब ये डिमांड फुलफ़िल नहीं होती तो इससे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। इट मीन्स कि अब हार्ट इस तरह से ब्लड पंप नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन की डिमांड फुलफ़िल हो जाए। अब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं हो रहा, अब टिश्यूज़ की जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन नीड है, वो फुलफ़िल नहीं हो रही। इसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर, कि अब हार्ट फेलियर की तरफ बंदा जा रहा है, अब इसका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसके जो बॉडी टिश्यूज़ है वहाँ तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के डिफरेंट
टिश्यूज़, डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, वहाँ पर सेल डेथ शुरू हो रही है, वहाँ पर जो फंक्शन है वहाँ पर जो सेल्स का वो फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, फंक्शन सही नहीं हो रहा। इसके बाद जो टर्म है वो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ेस। कॉन्जेनिटल डिजीज़ हम ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो बाय बर्थ होती है, ठीक है। कॉन्जेनिटल मीन्स बाय बर्थ। बाय बर्थ अगर किसी बच्चे में हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई डिजीज़ है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़। ये डिज़ीज़ किस तरह की हो सकती है, ये हार्ट के वॉल से रिलेटेड हो सकती है, हार्ट के वेल्व से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल रही है, मेजर ब्लड वेसल्स, उनमें एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट डायग्नोसिस कि अगर डिजीज़ है तो उसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं एंजियोग्राफी। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ग्राफी मतलब ग्राफ, पिक्चर क्रिएट कर लेना एक तरह से। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल की एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, उसको हम विजुअलाइज करते हैं। कैसे करते हैं, बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, हम इन ब्लड वेसल में एक तरह का सब्सटेंस डालते हैं, डाई कह लो। ये सब्सटेंस ऐसा होता है जो हमें एक्सरे पर दिख जाता है, एक्सरे पे डिटेक्ट होता है, डिटेक्टेबल है। ये डाई ब्लड में गया, अब जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है डाई उसके साथ जा रहा है, ठीक है। ब्लड फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, डाई भी फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, डाई फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, इस वेसल में, इस वेसल में, इस वेसल में, इस वेसल में। अब यहाँ पर आकर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक थ्रोम्बस था, क्लॉट था, तो यहाँ पर आके ब्लड रुक गया, आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमें इसके आगे डाई डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि ब्लड नहीं गया क्लॉट की वजह से। तो इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, किस आर्टरी में ब्लॉकेज है। नाउ नेक्स्ट, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ गएंगे, इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोसीजर है कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी आर्टरीज़ हमने पढ़ा कहाँ पर होंगी, हार्ट में होंगी। हार्ट के मसल को जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज़ हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। कोरोनरी बाईपास तो ये हार्ट से रिलेटेड है, होगा क्या, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है ये कि हार्ट के इस टिश्यू को सप्लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, अब क्या होगा, आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो रुक गया, जिसकी वजह से इस एरिया में क्या होगा, सेलुलर डेथ होगी, इन्फार्क्ट बनेगा, एमआई होगा। अब अगर हमने इसको ट्रीट करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इस टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस ब्लॉकेज को बाईपास करते हैं। वो कैसे करेंगे, आर्टरी में ब्लॉकेज है, इसको हमने बाईपास करना है। हम क्या करते हैं, बॉडी के किसी और पार्ट से ब्लड वेसल लेते हैं, बॉडी की किसी और ब्लड वेसल को कट करके यहाँ से निकाल लिया हमने, ये ब्लड वेसल हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लड वेसल को यहाँ पर अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे हुआ क्या कि जो ब्लड आगे फ्लो नहीं कर रहा था ब्लॉकेज की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, अब इसको एक नया पाथ मिल गया। ये इसके ज़रिए, इस न्यू आर्टरी के ज़रिए जो हमने यहाँ पर लगाई है, इसके ज़रिए ब्लड फ्लो करेगा। अब आगे जो टिश्यूज़ हैं जिनको ये सप्लाई कर रहा था, इस तक ब्लड पहुँचेगा। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कोरोनरी बाईपास, कि हमने इस ब्लॉकेज को बाईपास कर लिया, ठीक है, और एक नया रास्ता बना लिया ब्लड फ्लो करने का। ट्रीटमेंट में नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा है एंजियोप्लास्टी। ट्रीटमेंट का हमारा मेन मकसद क्या है कि हार्ट के जिस टिश्यू तक ब्लड नहीं जा रहा था उस टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाया जाए। ब्लड वेसल में जो थ्रोम्बस था और ब्लड आगे नहीं जा रहा था, अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये ब्लड यहाँ से इस टिश्यू तक ईजीली जा सके। तो एक प्रोसीजर हमने पढ़ लिया कि हम बाईपास कर लें, या एक और प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एक कैथेटर होता है,
इसके एक साइड पे बलून होता है, द थिन ट्यूब है। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्लड वेसल में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ब्लड वेसल में क्लॉट था, ये नैरो हो गई थी ब्लड वेसल, हमने यहाँ से कैथेटर डाला, ये कैथेटर है, कैथेटर इस क्लॉट से आगे पास होगा इस तरह से, ठीक है। जब इसका बलून वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा ना क्लॉट के पास, तो हम क्या करते हैं, इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। जब ये इन्फ्लेट होगा तो किस तरह से होगा, ये इस तरह से बलून हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल यहाँ से नैरो थी वो अब ओपन हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसे डिफ्लेट करेंगे और दोबारा से ये इस कंडीशन में आ जाएगा और उसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब ब्लड वेसल कैसी हो गई, अब ब्लड वेसल इस तरह से हो गई, ओपन हो गई। तो अब यहाँ से इजीली ब्लड फ्लो कर सकेगा। ये काम हम करते हैं यहाँ पे, ये जो आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी, इसके ज़रिए हम कैथेटर पास करते हैं। ये कैथेटर यहाँ से जाता है और हार्ट के उस ब्लड वेसल को ओपन करता है जहाँ पर थ्रोम्बस है, जो नैरो है, जहाँ पर क्लॉट है। ट्रीटमेंट में हमारे पास एक और प्रोसीजर है, ओपन हार्ट सर्जरी। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं चेस्ट पेशेंट का। चेस्ट में हमने पढ़ा है सामने एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इस बोन को कट करके, इसको ओपन करके फिर हम हार्ट तक जाते हैं और जो भी हमें सर्जरी करनी होती है वो हम करते हैं। इसे हम कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। अब इस दौरान जो पेशेंट का पूरा हार्ट का काम है ये शिफ्ट हो जाता है मशीन पर। जो भी काम है हार्ट का वो कौन कर रहा होता है, मशीन। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना, इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज फीमेल्स में और मेल्स में अलग है। बुक में इसकी वैल्यूज़ गिवन है। फीमेल में इसकी वैल्यू दी हुई है 160/95, ये या पर इससे अबव, ठीक है। और मेल्स लेस दैन 40 ईयर्स में इसकी वैल्यू है 140/95। इससे ज़्यादा अगर ब्लड का प्रेशर आ रहा है तो इसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। ये यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सी और कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में हो रही होती हैं जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आते। हाइपरटेंशन के ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से पेशेंट को स्ट्रोक हो जाएगा या कोई और सीवियर डिजीज़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है काफ़ी अरसे से, हमने अभी पढ़ा कि जब हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है, एंडोथीलियम ब्लड वेसल की इंजर हो रही होती है। ये जो इंक्रीज प्रेशर है ये ब्लड वेसल की वॉल को हार्म कर रहा होता है। इसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं आ रहा अभी पेशेंट को, लेकिन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्लड वेसल की वॉल्स डैमेज हो रही हैं। जब डैमेज होती है तो क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन होती है, ठीक है। प्लाक फॉर्म होगा, फिर थ्रोम्बस फॉर्म होगा। अभी तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, प्लाक फॉर्म हो रहा है कोई सिम्टम नहीं है, थ्रोम्बस फॉर्म हो रहा है कोई सिम्टम नहीं है। अब जब ये विद टाइम थ्रोम्बस इंक्रीज हो रहा है साइज़ में, अभी भी कोई सिम्टम नहीं है, जब ये थ्रोम्बस कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा वेसल को और टिश्यू में सेल डेथ शुरू हो जाएगी, तब जाके पेशेंट को कोई सिम्टम आएगा। या फिर क्या हो, ये थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए, ये एम्बोलाई बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन है, ब्रेन के ब्लड वेसल में एक एम्बोलाई आ गया, एम्बोलाई आके स्टक हो गया। क्यों बना एम्बोलाई, यही हाइपरटेंशन की वजह से। यहाँ पर जब ये आएगा तो ये स्टक हो जाएगा और ब्लड वेसल को ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा और अचानक से पेशेंट को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। स्ट्रोक के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इतने अरसे से उसको हाइपरटेंशन थी, ठीक है, लेकिन उसके कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं थे। अचानक से क्या हुआ, बस पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई। तो ये होता है साइलेंट किलर, क्योंकि ये साइलेंटली पेशेंट को किल कर देता है। और इसको ऑपोजिट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हम कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, कितना कम हो जाए, लेस देन 90/60 हो जाए,
90/60 से कम अगर किसी का ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उससे हम कहेंगे हाइपोटेंशन। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। इस टॉपिक को एक बार बुक से रीड कर लेना, क्योंकि इसमें इसके कुछ सिम्टम्स मेंशन है, कहीं पर रिस्क फैक्टर मेंशन है, तो एक बार उन पॉइंट्स को देख लेना। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं।